आज के इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2020 के लिए ईवीएस पेडागोजी यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ प्रश्नों के आप आंसर नहीं जानेंगे, साथ ही कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, क्योंकि सीटेट में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे अंकों से क्वालिफाई करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सीधे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, और इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाने वाला हूँ एक्सप्लेन करके अच्छे से। ठीक है, और इसमें प्रश्नों को कैसे पढ़ के सही आंसर पता करते हैं, क्या ट्रिक उसका है, ये भी आप जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ध्यान से सभी प्रश्नों को सुनिएगा, पढ़िएगा, और जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊं उसको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है, देख के लग रहा है 5-6 लाइन का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सीधे सीधे समझ लीजिए कि एक लाइन में ही ये क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन इसको बहुत बड़ा बनाया गया है ताकि आपका समय बर्बाद किया जा सके एग्जाम में। तो इसको जल्दी से पढ़ के अपने आसान भाषा में इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला जो कि एक शिक्षिका है, प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रकाशित करती हैं। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को समझ नहीं पाए। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो कुल मिला के एक लाइन में यह क्वेश्चन ये है कि कोई शिक्षिका कोई भी टॉपिक कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ाती हैं, और जब प्रकरण के बारे में वो क्वेश्चन पूछती हैं तो एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी उस अवधारणा को नहीं समझ पाते हैं, मतलब क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि बच्चे उस टॉपिक को नहीं समझ पाए हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। दूसरा, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। तीसरा, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने के योग्य नहीं था। चौथा, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इस समय जो शिक्षा प्रणाली है वह है छात्र केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का सिस्टम है। तो बच्चों को आपको कभी गलती नहीं देना है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में बच्चे कभी गलत नहीं हो सकते। तो दूसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें बच्चों को गलती दी गई है। तो यह संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं है, यह नेगेटिव टैग वर्ड है। तो टैग वर्ड है, इसलिए इसमें यह ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, तीसरा है, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। बिल्कुल गलत, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में शामिल है यानी कि शामिल किए जाने के योग्य था तभी शामिल किया गया है। तीसरा ऑप्शन भी कट गया, सही आंसर नहीं है। चौथा है, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। यह एक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त कारण है पहला, क्योंकि हमें बच्चों को दोष नहीं देना है। चौथे ऑप्शन में भी बच्चों को एक तरह से दोष दिया जा रहा है कि उनको इंटरेस्टेड नहीं लगा इसलिए नहीं पढ़ा। पहला ऑप्शन है कि शिक्षिका प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आया। तो हमेशा आपको देखिए यहाँ पे आपके हिसाब से क्या सही आंसर है वो सही नहीं करना है। जो एक आदर्श शिक्षक के रूप में आदर्श शिक्षा प्रणाली के अनुसार सही होगा एक छात्र के लिए, वह आंसर सही होगा। तो पहला ऑप्शन इसलिए सही है। इसमें शिक्षक को दोष दिया जा रहा है कि वह सही तरीके से नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आया। ठीक है, यही सही आंसर होगा पहला। 90 का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आपको ये लग रहा हो कि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, एक क्वेश्चन पे 3 मिनट 4 मिनट ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए 3 मिनट 4 मिनट लग रहे हैं एक क्वेश्चन पे। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो एग्जाम में बस 15 से 20 सेकेंड में आप सही आंसर पकड़ लेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सभी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मकसद इस वीडियो में क्वेश्चन के आंसर बताना नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, कॉन्सेप्ट को समझाना है। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। अगला है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। गुंजन कौन है? एक शिक्षिका है,
वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में अपने बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए ये जो 4 ऑप्शन हैं इन क्रियाकलापों का आयोजन करती हैं। ठीक है, और इसमें आपको करना क्या है, कौन सी सबसे कम प्रभावशाली है वो आपको बताना है इन चारों में से। ठीक है, कि वृक्ष संरक्षण के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे कम प्रभावी है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। बिल्कुल सही चीज़ है। दूसरा ऑप्शन है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, इसको होल्ड करते हैं। सी वाला, वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, चौथा है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। ठीक है, तो जो चौथा ऑप्शन है, सिर्फ कटी लकड़ियों के भंडार दिखाने से छात्र जो हैं वृक्ष संरक्षण के बारे में संवेदनशील नहीं होंगे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन जो है वही सबसे कम प्रभावी है। ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे कम प्रभावी पूछ रहा है यहाँ पे कि ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है, तो डी चौथा, यानी कि 4 वाला इसका ऑप्शन सही होगा, डी। यहाँ पे सबसे कम प्रभावशाली की बात की जा रही थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, शिक्षा शास्त्र का ही था, पेडागोजी का। उसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के आधार पे सही आंसर कैसे पहचाना जाता है वो बताया था, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद लोगों के पूरे पेडागोजी के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, एक आध गलत हो जा रहा है अलग बात है, लेकिन समझ लीजिए 99% क्वेश्चन सही हो रहे हैं उस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके देखिए, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है आप सभी के लिए। 88 क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को अपनी भाषा में समझ लीजिए कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की किताब में एक पाठ है, उस पाठ का नाम है सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, सर्वेक्षण और लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है इन 4 ऑप्शन में से। पहला, कक्षा 5 की बात की जा रही है, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। दूसरा, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तीसरा, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। चौथा, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। अब देखिए, चारों के चारों ऑप्शन बहुत अच्छे लग रहे हैं, जुड़वा भाई बहन की तरह लग रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सा सही आंसर है। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा है तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो कि है अवसर उपलब्ध कराना, मैंने बताया था कल, शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, यह पॉजिटिव टैग वर्ड है, जब किसी ऑप्शन में होगा तो वही आंसर सही होगा। तो यानी कि दूसरा आंसर सही है, क्योंकि इस ऑप्शन में शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ठीक है, तो सर्वेक्षण और लेखन का यही उद्देश्य सही है, 88 का दूसरा। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स पे एक बहुत अच्छा वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। 1-2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारी किताबों से, बहुत से क्वेश्चन पेपर से छाट के टैग वर्ड बना रहा हूँ। 60-70 टैग वर्ड है टोटल, सकारात्मक और नकारात्मक। वह देखने के बाद एक भी पेडागोजी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ। 75 अंक का पेडागोजी आएगा तो आप कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन सही करेंगे। ठीक है, उससे कम तो सही होंगे ही नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं। देखिए, इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए अगला 87 जो है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है, आप छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर ही आंसर दीजिएगा। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, यह प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है एक शिक्षक के रूप में। पहला ऑप्शन, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। बिल्कुल पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा है, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ठीक है, ये भी ठीक ठाक है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। चौथा, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। ठीक है, देखिए अब इसमें चारों ऑप्शन फिर आपको सही लग रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बाकी के 3 ऑप्शन समाहित हैं। वो ऑप्शन है तीसरा, 87 का तीसरा आंसर सही होगा। क्योंकि 1 महीने के लिए बिजली नहीं आए, आप मान लीजिए एक शिक्षक हैं, बच्चों से आप पूछ रहे हैं कि बच्चों एक बात बताओ
कि अगर 1 महीने के लिए बिजली ना आए तो क्या होगा। चलो आपको आधे घंटे का सोचने का समय दिया, आप सोच के बताओ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, बच्चे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ना कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या क्या होगा। तो उससे कल्पना परक सोच और चिंतन परक कौशल जो है उसका विकास होगा। ठीक है, तो बाकी के तीनों ऑप्शन इस तीसरे ऑप्शन में समाहित हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य यही होता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तीसरा ऑप्शन सही है इसका। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं ताकि आपका कन्फ्यूजन और दूर हो जाए। पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। बच्चे संवेदनशील कैसे बनेंगे, जब वो उस चीज़ के बारे में कल्पना करेंगे और चिंतन करेंगे तभी तो, इसलिए पहला ऑप्शन तीसरे में समाहित है, यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा। यहाँ पे सबसे प्रभावी तरीका के बारे में पूछा जा रहा है, बच्चों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए कौन सा ऐसा इसमें चारों में से तरीका है जिससे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होगा। पहला ऑप्शन है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, दूसरा है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। अधिक अभ्यास देना नेगेटिव टैग वर्ड है, ऑप्शन कट गया। तीसरा, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, तो अक्सर इकाई परीक्षणों के आयोजन करने से बच्चों में कोई जिज्ञासा जागृत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। वास्तविक जीवन से जोड़ के देखिए कि अगर आप एक छोटे बच्चे होते तो कौन सा इसमें से सही होता। आपको अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान किया जाता तब आप जिज्ञासु होते, कि मतलब आपसे अधिक से अधिक किसी भी टॉपिक पे काम करवाया जाए, मतलब आप अपने हाथों से उस काम को करें ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर लिखित कार्य आपको अधिक से अधिक दिया जाएगा तब आप में जिज्ञासा जागृत होगा, या अक्सर टेस्ट लिया जाए तब आप में जिज्ञासा जागृत होगा, या फिर गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछा जाए तब आप इंटरेस्टेड होंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, कल्पनापरक और जांचपरक, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 85। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को, यानी कि हरप्रीत एक शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं, अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती हैं, शिक्षिका हैं जी, चाहती हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, इन चार ऑप्शन में से सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यक्ति किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है। पहला, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। दूसरा, कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखना। बिल्कुल गलत, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखना यह सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको भी पता है कि मान लीजिए इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गया तो कहाँ आप रात में सार्वजनिक साधन ढूंढने जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यह ऑप्शन कट गया। तीसरा, घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, ये भी पॉसिबल नहीं है, जितना ज़रूरत होगा इंसान जाएगा ही। चौथा, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना। अपने वाहन की इंजन की जांच करके क्या आप समझ पाएंगे कि मेरा वाहन प्रदूषण दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप तो मैकेनिक हैं नहीं। इसलिए चौथा ऑप्शन भी कट गया। बचा पहला, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। इससे क्या है, यही एक सबसे बेहतर सुझाव देने का तरीका हो सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप ज्यों का त्यों याद कर लीजिए ऐसे ही, क्योंकि ये फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है। शिक्षक भर्ती KVS JSSB में भी सेम टू सेम पूछा जाता है और CTET में भी ऐसे पूछा जाता है। इसका एक सही क्रम है, उसी क्रम में आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों, जो कि क्रम में नहीं है, ठीक है, जो चारों हैं क्रम से नहीं है, का अनुपालन करेंगे। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है। एक मतलब प्रश्न पत्र बनाते समय ये चारों जो हैं इसका अनुपालन करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हैं जब भी हम पेपर तैयार करते हैं। तो सही क्रम इसका क्या है, तो 84 का जो सही क्रम है
वह है दूसरा, यानी कि सबसे पहले आएगा, नोट कर लीजिए, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना किसी भी चीज़ का। जैसे इंजीनियर घर बनाने से पहले क्या करते हैं, रूपरेखा या डिजाइन ही तो तैयार करते हैं, नक्शा बनवाते हैं ना हम, सबसे पहले नक्शा बनवाना आता है। तो डिजाइन तैयार करना पहले नंबर पे है, नोट कर लीजिए, पहले नंबर पे डिजाइन तैयार करवाना। ठीक, उसके बाद है ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर उसका ब्लूप्रिंट हम तैयार करेंगे दूसरे नंबर पे। ठीक, तीसरे नंबर पे आएगा प्रश्न पत्र को हम लिखेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा पहला प्रश्न पत्र लिखना, और फिर चौथे नंबर पर आएगा प्रश्न पत्र का संपादन करना या छापना उसको। ठीक है, तो सही क्रम कौन सा है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 84। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 84 का दूसरा सही क्रम यही है इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसका, फिर प्रश्न लिखते हैं, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन मिल पाए आपको। अब इस ऑप्शन में आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक छोटे बच्चे होते तो इन चार ऑप्शन में से, ये जो 83 क्वेश्चन है, इन चार ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड क्या होता आपके लिए। वास्तविक जीवन से जोड़ के आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, आंसर को पढ़ेंगे, तो सही आंसर हमेशा आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आप एक छोटे बच्चे बन जाइए और सोचिए कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन सा इसमें से है, कौन सा ऑप्शन। 83 क्वेश्चन पढ़ते हैं। सालनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित, पोषण ध्यान रखिएगा, पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं। और बच्चे किस क्लास के हैं, कक्षा 5 के हैं, यानी कि 10 साल के हैं। ध्यान रखिएगा, 9 से 10 साल के बच्चे हैं ये। ठीक, तो पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं। उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। कक्षा 6 से ये चीज़ें आती हैं, आरेख वगैरह बनाना पाचन तंत्र वगैरह का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यही कट हो गया। छोटे बच्चों को, कक्षा 5 के बच्चों को पोषण पढ़ाने के लिए पाचन तंत्र का आरेख बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा, पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आप एक छोटे बच्चे हैं, कौन सा सबसे इंटरेस्टेड है। तीसरा है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। ठीक, या फिर चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके लंच बॉक्स को खुलवा के आप कहें कि सब लोग अवलोकन करो अपने। सब लोग अवलोकन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सबसे पीछे बैठे हो तो सबसे आगे वाला क्या टिफिन लाया है वो जाके देखोगे आप। ठीक है, मतलब अपने अगल बगल के जो आपके साथ के स्टूडेंट्स होंगे वो क्या लाए हैं उसका अवलोकन करेंगे और फिर उस पर व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है, अवलोकन करके उस पर व्याख्या करनी चाहिए। यही सबसे इंटरेस्टेड तरीका है छोटे बच्चों के लिए। चौथा ऑप्शन इसलिए सही होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप ध्यान मत रखिए, बस वास्तविक जीवन से जोड़ के एक शिक्षक की तरह एक छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर आंसर दीजिए, हमेशा सही होगा। अगला देखते हैं। अब देखिए, जो शब्द मैं हमेशा रटता हूँ वो शब्द इसमें आपको नजर आएगा। 82 है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ठीक है, जीव जंतुओं पर आधारित कोई पाठ आप पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन बनाते हैं। यह शिक्षार्थियों की मदद करेगा। किस प्रकार से मदद करेगा? पहला, जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास में मदद करेगा। दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव में मदद करेगा। कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा। या चौथा, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। चिड़ियाघर में मैक्सिमम जानवर जंगली होते हैं, ठीक है, तो उनको पालतू जानवर कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील करना कभी उद्देश्य नहीं होगा। ठीक, कट गया यहीं पे जीव जंतुओं। तो यहाँ देखिए, तीसरा ऑप्शन आपको पढ़ के ऐसे ही समझ में आ गया होगा, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ने के लिए चिड़ियाघर का भ्रमण कराना उपयुक्त है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखते हैं। बच्चों को जब आप
कोई भी पर्यावरण का पाठ पढ़ाएंगे जीव जंतुओं से संबंधित, उसके बाद चिड़ियाघर लेकर जाएंगे आप, तो उसका उद्देश्य जस्ट इतना सा ही होगा कि बच्चों को वास्तविक जीवन से उनके परिस्थितियों को जोड़ने में मदद मिलेगी। अगला देखते हैं, 81 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। यहाँ पूछ रहा है नहीं है। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। यहाँ पे रूपात्मक को आप हटा भी देंगे तो आकलन का समुचित कार्य नहीं है। पहला, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। दूसरा, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवधारणाओं को दर्ज करना। तीसरा, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। चौथा, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। क्वेश्चन एक बार और मैं पढ़ दे रहा हूँ और 81 का सही आंसर आप बताएंगे, क्योंकि आपने आज तक इतनी पढ़ाई की है, मैंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से दीजिए। मैं इसका सही आंसर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो इस पर आप लोग गहन सोच करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ के सही आंसर दीजिए। अगला देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में 80 जो क्वेश्चन है 80 नंबर का, इसमें भी वास्तविक जीवन से जोड़ने से संबंधित चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में, यानी कि पाठ के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिगम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि खेल जो हम खेलते हैं यह प्रकरण के यानी कि इस पाठ के शिक्षण में, यानी कि इस टॉपिक के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिगम भागीदारी कैसे होगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली होगी। तो पहला, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। दूसरा, विभिन्न खेल, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे शिक्षार्थियों की यानी कि बालकों की सबसे अधिक भागीदारी होगी। दूसरा ऑप्शन, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। इस ऑप्शन में तो बच्चों की भागीदारी बिल्कुल नहीं होगी, दूसरे ऑप्शन में यही कट हो गया। तीसरा, शिक्षार्थियों को भीतर और अंदर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। नाम याद करने से भी बच्चों की भागीदारी अधिकतम नहीं होगी। चौथा, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। ये भी गलत हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ाते हैं, ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं जिसमें बच्चे का अधिक से अधिक इंटरेस्ट हो, अधिक से अधिक भागीदारी हो, बच्चा खुद मतलब उसमें उस क्रियाकलाप में शामिल हो। तो पहला ऑप्शन इसके हिसाब से सही होगा, क्योंकि खेल के मैदान में जब आप बच्चों को ले जाकर अलग अलग खेल खिलाएंगे तो बच्चों की अधिकतम भागीदारी होगी, बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे उस चीज़ में। तो 80 का पहला सही है। अगला क्वेश्चन है 76, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईवीएस शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा ईवीएस माने एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म यही है, एनवायरमेंटल स्टडीज। 76 का चौथा सही है। और आप चाहें तो स्पेशल स्टडी ग्रुप जिसका नंबर है 7905352723 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसकी फ़ीस 100 रुपये है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं CTET 2020 लिखकर। बहुत ही सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। 77, कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर के दुनिया के साथ जोड़ना, बिल्कुल यह उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षक कक्षा कक्ष के कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे जो कड़ा अनुशासन शब्द है ना, यह नेगेटिव शब्द है, ध्यान रखिएगा। इसलिए यही ऑप्शन इसका उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेगेटिव वर्ड है इसमें, ध्यान रखिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू।